अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोगों ने इस नावल के फर्स्ट 6 पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देख लें ताकि आपको पूरी स्टोरी की समझ आ जाए। मालूम था कि नाजिया का एक भाई है लेकिन इससे मुलाकात हो यूँ होगी ये नहीं जानती थी। लेकिन आप यहाँ कैसे, मेरा मतलब है आपको यहाँ किसने कैद कर रखा है। इसने अभी तक हैरान थी। मुनीब इसको देखकर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया और बोला कि तुम बताओ कि ये हरकत किसकी हो सकती है। अर्चना खामोश हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि ये काम इसके भाई मुदस्सिर का ही हो सकता है, लेकिन क्यों? मुदस्सिर भाई ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? अर्चना मुनीब से पूछे बिना रह नहीं पाई थी। मुनीब को जितना कुछ मालूम था इसने अर्चना को बता दिया। वो बेचारी सर पकड़ कर रह गई। मुनीब भाई की गलत इसके मुनीब के सामने इंतहाई शर्मिंदगी हो रही थी। देखो मुनीब, मैं अपने भाई की गलत हरकतों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन वो इतना गिर जाएगा कि मेरी दोस्त और आपकी बहन नादिया को बुरी नीयत से छुएगा। अर्चना मुनीब के जान से ये बात सुनकर बहुत अफसरदा हुई थी। अर्चना को समझ नहीं आ रही थी कि वो मुनीब से किस तरह बात करे। वो कुछ देर सिर झुकाकर खड़ी रही जबकि मुनीब इस हुस्न की शहज़ादी का जायज़ा ले रहा था। पूरे गाँव में जिस लड़की का साया भी किसी ने नहीं देखा, वो आज आम से हुलिये में बिना दुपट्टे के मुनीब के सामने शर्मिंदगी और परेशानी से खड़ी थी। आपके हाथ खोल दूँ, दर्द हो रहा होगा। अर्चना ने अचानक से मुनीब को देखते हुए पेशकश की तो वो बोला, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि मुझे दाद कराने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन है तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। मुनीब की बात सुनकर अर्चना परेशान हो गई। वो अपने भाई के गुस्से से बहुत डरती थी। तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती? अर्चना ने मुनीब के पुरकशिश चेहरे को नज़रों के हिसार में लेकर पूछा तो वो बोला कि अभी तो फ़िलहाल पानी पिला दो, बाकी बाद में देखते हैं। इतना पानी लेने के लिए जाने लगी तो अचानक इसके दिल में ख्याल आया तो वो बोली कि आप भाग तो नहीं जाओगे? नीम इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला कि पहले शायद भाग जाता, लेकिन अब तो दिल कर रहा है कि हमेशा यहीं पर कैद रहूं और तुम मेरा इसी तरह ख्याल रखती रहो। अर्चना मुनीब का मतलब समझ कर शर्मा गई और पानी लेने चली गई। जब वो वापस आई तो मुनीब ज़मीन पर बैठा हुआ था। ये लो पानी पी लो। अर्चना ने गिलास आगे बढ़ाया तो मुनीब कहने लगा कि बंधे हुए हाथों से मैं पानी का गिलास पकड़ सकता हूँ। इतना शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी मुनीब, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे हालात में क्या करते हैं। वो मुनीब के पास ही ज़मीन पर बैठ गई और अपने हाथ का गिलास पकड़कर मुनीब को घूंट घूंट पिलाने लगी। जब वो पी चुका तो अर्चना से बोला कि इतना मीठा पानी तो पहले कभी नसीब नहीं हुआ। अर्चना मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बातें बनाना तो आप खूब जानते हैं। देखो अर्चना, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। पता नहीं वो घर में क्या कर रही होगी, इसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पैगाम किस तरह भी मैं चाहता हूँ कि मेरा पैगाम किस तरह भी नादिया को पहुँचा दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्चना बोली कि मैं रात को किस तरह भी आपको यहाँ से निकाल दूँगी, फिर भाई जाने और मुलाजिम जाने, कम से कम मुझ पर तो किसी को शक नहीं होगा। नहीं चाहता तो अभी भी वहाँ से निकल सकता, लेकिन फिर वो मुदस्सिर ने अर्चना से बात फर्ज करनी थी कि इसके कमरे का दरवाज़ा किसने खोला और क्यों खोला। वो नहीं चाहता था कि इतनी प्यारी और मासूम लड़की इसकी वजह से किसी के गुस्से का शिकार बने, बल्कि असल बात तो ये थी कि अर्चना को देखकर मुनीब इसकी खूबसूरती का दीवाना बन गया था। मैं जाऊँ, कोई अभी आ भी सकता है? अर्चना ने मुनीब से इजाज़त तलब की। हालांकि इसका अपना दिल भी यहाँ से जाने का नहीं कर रहा था। इसे मुनीब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे सुलझा हुआ और तलीमियात नादिया ने कितनी बार अर्चना को अपने भाई के यूनिवर्सिटी जाने को बताया था, इसलिए वो काफ़ी बातें जानती थी। हाँ चली जाओ, लेकिन दोबारा कब मिलने आओगी? मुनीब अपने बेताबी को चाह कर भी छुपा नहीं पाया। अर्चना कुछ देर सोच कर बोली कि आज रात अगर तुम इधर रहे तो फिर मेरे कमरे में मुलाकात हो सकती है, लेकिन तुम्हारे कमरे तक मैं कैसे आऊँगा? मुनीब बेचैन से बोला तो अर्चना कहने लगी कि मैं कुछ करूँगी, फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ। वो उठी और कमरे को बाहर से ला करके निकल गई। इसका दिल एकदम से बेचैन होने लगा था। मुनीब, क्या तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर सकते हो? इसने खुद से सवाल पूछा। अपने कमरे में वापस आकर अर्चना की बेचैनी में इजाफा होने लगा था, बिल्कुल वही बेचैनी जैसे इसको मुनीब से मिलने से पहले हो रही थी। क्या इस बेचैनी का इलाज मुनीब के पास होगा? हाथ से अपना जिस्म हिलाते हुए सोचने लगी, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आज रात मुनीब को ज़रूर मिलूंगी। वो भी तो मेरे लिए बेताब था ना। अर्चना ने जैसे खुद को यकीन दिलाया और तकिया नीचे लेकर बिस्तर पर लेट गई। इसकी बेचैनी काफ़ी बढ़ गई थी जिसको वो कम करना चाहती थी। तकिया काफ़ी नरम था, अगर अर्चना के गुलाबी किनारों वाली झील को तकिए से टकरा कर अच्छा लग रहा था, लेकिन तस्कीन का वो म्यार नहीं था जिसकी तलब इसको हो रही थी। क्या मेरी झील को सख्त चीज़ से टकराना चाहिए? लेकिन वो सख्त चीज़ कौन सी हो सकती है? कहाँ से लाऊं वो चीज़ जो सख्त भी और मुलायम भी हो?
तो झील के किनारों पर लगे तो अंदर तक सुकून पहुंच जाए। जितनी बार भी इस बारे में सोचती, इसके जहन में मुनीब की शक्ल आ जाती। हाँ, मेरी बेचैनी खाल सिर्फ मुनीब के पास है, इतना ये सोचकर थोड़ा सुकून हो गई थी। शाम को काम वाली खालदा भी कुछ सेहतयाब होकर हवेली में लौट आई थी। इसका ज़्यादा वक्त यहीं पर गुजरता था, कभी कभी तो रात भी हवेली में गुजार लेती थी। इसके 3 बच्चे थे जो बड़े हो चुके थे और इनको घर में बाप के साथ छोड़ना आसान था। अशना ने इसे कमरे में बुला लिया और मुनीब का पैगाम भेजकर नादिया के पास भेज दिया, लेकिन साथ साथ ही खालदा को तलकीन भी कर दी कि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर ना हो। खालदा समझदार ज़मानशनास औरत थी, इसे अपनी मालकिन का हुक्म बजा लाना सबसे अच्छा लगता था। वो हवेली से निकली और दाएं बाएं देखती हुई एहतियात से नादिया के घर की जानिब चल दी, लेकिन इसे वहां जाकर मायूसी सी हुई क्योंकि नादिया घर पर पहुंची पर नहीं थी। इसे क्या मालूम कि नादिया चाचा भी के घर रह रही या खालदा जिस खामोशी से गई थी इसी खामोशी के साथ वापस आ गई। अशना के लिए भी ये बात हैरान कुन थी कि नादिया अपना घर छोड़कर कहाँ जा सकती है। क्या हम पता मुदस्सिर ने इसे घर से भी उठवा लिया हो। यह ख्याल आते ही वो बेचैन होने लगी, लेकिन फिलहाल तो वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि चौधरी मुदस्सिर वक्त मुलाजिम भी मेले से वापस आ चुके थे और हवेली में फिर रौनक लग गई थी। दूसरी जानिब नादिया ने सारा वक्त अकेले गुजार दिया था। कालू उस्ताद के जाने के बाद चाचा फीका भी किसी काम से बाहर निकल गया था, इस अभी तक वापस नहीं आया था। इसे बेचैनी हो रही थी कि किस तरह हवेली की तरफ जाए और अंदाज़ा लगाए कि पहरेदार की नज़र में आए बिना हवेली के अंदर कैसे जाया जा सकता है। नादिया जानती थी कि चौधरी मुदस्सिर ने इससे झूठ बोला था कि मुनीब इसके पास नहीं है। मुनीब हवेली के अंदर ही होना चाहिए था। अंधेरा अच्छी तरह फैल गया तो खुद को नादिया ने एक बड़ी सी चादर में छुपाया और हवेली की जानिब चल पड़ी, लेकिन इससे आम रास्ता छोड़कर वो रास्ता अख्तियार के जो खेतों के बीच में से गुजरता था। जब वो हवेली की जनूबी दीवार पर पहुंची तो खुद को छुपाने के लिए गन्ने के खेत में चली गई। इस तरफ भी हवेली का एक बड़ा दरवाज़ा था जो कम कम ही इस्तेमाल होता था। शाम के बाद यहाँ एक पहरेदार लाजमी बैठता था। इस वक्त भी वो नादिया को नज़र आ रहा था। अचानक नादिया को ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई इसके पीछे आ रहा हो। इसका कमज़ोर दिल धक धक करने लगा था, लेकिन फिर खामोशी खामोशी छा गई। शायद कोई जंगली बिल्ली होगी जो पास से गुजरी हो। नादिया ने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा और सामने देखने लगी। अचानक किसी ने नादिया को पीछे से दबोच कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सो गाइस, इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा।